अस्सलामु अलैकुम नाजरीन व सामाईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल और रेगुलर आपके सामने हम नए असबाब के साथ हाजिर होते हैं, उसको समझाते हैं, बताते हैं, आपको समझाने की बहुत हद तक कोशिश करते हैं। आपके क्लास के अकॉर्डिंग, आपके लेवल के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। आज दरख्शां दर्जा नहुम की किताब से हम पढ़ने वाले हैं साहिर लुधियानवी की नज़्म, क्योंकि हम साहिर लुधियानवी के बारे में आपको बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं कि साहिर लुधियानवी की पैदाइश कब और कहाँ हुई, यानी हयात व खिदमात उनकी क्या रही हैं। उनकी जो एक नज़्म है बहुत बेहतरीन नज़्म है और वो नज़्म आपके निसाब में शामिल की गई हैं। उनको पढ़ करके बहुत बेहतर आप फील कर पाएंगे। आप अगर उस शेर को समझ जाते हैं तो आप उसको फॉलो करके कुछ नई तब्दीली अपने अंदर भी ला सकते हैं। ये नज़्म दे करके आपको नज़्म कैसे लिखे जाते हैं, नज़्म होते कैसे हैं, वो दरअसल समझाना मकसूद है और इससे कुछ अखलाकियात के दर्स भी आपको मिलेंगे। तो आइए इस नज़्म की क़रात के साथ साथ इसको समझते भी हैं। नज़्म का उन्वान है परछाइयाँ। पहले हम 6-7 मिसरे यहाँ पर पढ़ते हैं। जवान रात के सीने में दूध या आंचल मचल रहा है किसी ख्वाब मरमरी की तरह। हसीन फूल, हसी पत्तियां, हसी शाखें लचक रही हैं किसी जिस्म नाजनी की तरह। फजा में घुल से गए हैं उफुक के नर्म खतूत, फजा में घुल से गए हैं उफुक के नर्म खतूत। ज़मी हसीन है ख्वाबों की सरजमी की तरह। तसव्वुरात की परछाइयाँ उभरती हैं, कभी गुमान की सूरत, कभी यकीन की तरह। वो पेड़ जिनके तले हम पनाह लेते हैं, खड़े हैं आज भी साकित किसी अमी की तरह। यहाँ पर कुछ अल्फाज भी आए हैं, वो अल्फाज भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो अब ये समझ लीजिए, जवान रात के सीने में दूधिया आंचल कहा। जवान रात का मतलब है कि मिडनाइट, आप समझ लीजिए कि रात उस वक्त उरूज पर होता है और फिर वहाँ से ढलना शुरू हो जाता है। सुबह की जो है शमें उनको उन तारीकियों को दूर करने लगती हैं। तो दूधिया आंचल मतलब कि एक लौ फूटने लगती है, उसकी तरफ इशारा किया। मचल रहा है किसी ख्वाबे मरमरी की तरह। ख्यालात अभी शुरू हुए हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, उरूज की तरफ जाएंगे। अभी रात की बात हुई और रात क्या, मिडनाइट की, जवान रात की बात हुई। क्या है, मचल रहा है किसी ख्वाबे मरमरी की तरह। गोया के ख्वाब आ रहे हैं। जिस तरह से ख्वाब उस वक्त आता है उसको एक अलग कैफियत महसूस होती है, उस अलग कैफियत में आप चले जाइए। हसीन फूल, हसी पत्तियां, हसी शाखें, सारी की सारी चीजें क्या है, खूबसूरत और हसीन हैं, लचक रही हैं किसी जिस्म नाजनी की तरह। यानी ये फीलिंग करवाया जा रहा है कि ऐसे नाजुक जिस्म वाले, बदन वाले जो थिरकते हैं, लचकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि ये सारी चीजें हसीन फूल भी हैं, फूल, पत्तियां, शाखें मिल करके क्या कर रही हैं, जिस्म बनी हैं और वो लचक रही हैं। कब, जवान रात। फजा में घुल से गए हैं उफुक के नर्म खतूत। अब यहाँ पर देखिए, उफुक आया, जमा है इसकी आफाक, आसमान का किनारा के को कहते हैं उफुक। उफुक के नर्म खतूत, नर्म कहते हैं बहुत जो सॉफ्ट हो, और खतूत कहते हैं निशानात को। ये खत की जो जमा होती है खतूत, वो नहीं, यहाँ पे खतूत ये निशानात के मीनिंग में वो क्या हो गए हैं, बहुत ही हल्के हल्के आसमान के किनारों में जो निशानात बने हैं वो फ़ज़ा में घुल गए हैं। ज़मीन हसीन है ख्वाबों की सरजमी की तरह, और वो ज़मीन भी ऐसी हसीन हो चुकी है जो हम ख्वाबों में तसव्वुर करते हैं, उस वादी में टहलते हैं, उस तरह से ये ज़मीन भी हसीन हो चुकी है। तसव्वुरात की परछाइयाँ उभरती हैं। यहाँ से अब कह रहे हैं कि तसव्वुरात
جو ایک سوچ ہے اس کی پرچھائیاں جنم لینے لگتی ہیں، کیا کبھی گمان کی صورت، کبھی یقین کی طرح، کبھی ایک گمان ہوتا ہے اور کبھی یقین آنے لگتا ہے۔ وہ پیڑ جن کے تلے ہم پناہ لیتے ہیں، یہاں پیڑ بتایا کہ جس کے ہم تلے ٹھہرتے ہیں، جہاں ہم رکتے ہیں، ایسے ہی پیڑ کھڑے ہیں آج بھی ساکت، کسی امین کی طرح، کسی امین کی طرح آج بھی وہ پیڑ کیا ہیں، کھڑے ہیں۔ تو آپ کو بھی ایسے ہی کھڑے ہونے ہیں۔ پھر آگے کہانی بڑھتی ہے، یعنی اگر آپ غور کریں تو شاعر نے اس نظم میں اپنی یادوں کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے۔ وہ یادوں سے چل کر کے گزر رہا ہے۔ انسان کی زندگی میں بہت سے نشیب و فراز یعنی اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ ایک فرد متعدد خانوں میں منقسم رہتا ہے، بٹا ہوا ہوتا ہے۔ اس کی ذاتی زندگی، محبت، سماجی ذمہ داری، بڑھتے ہوئے مسائل، بدلتے ہوئے سیاسی حالات اور تہذیب و تمدن میں فطری طور پر وہ آنے والے تغیرات کے درمیان کبھی ایک تماشائی بن جاتی ہے اور کبھی ان تمام عوامل کے لیے آلۂ کار بننا پڑتا ہے۔ تو ان چیزوں کو اگر آپ مد نظر رکھیں گے کہ ان کے مختلف پارٹس ہیں، بہت ساری شکلیں ہیں، اور وہاں سے یہ ایک بات شروع کر رہے ہیں اور ایک پہلو کی طرف ہمارا دھیان آکرشت کر رہے ہیں، دھیان لے جانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ اس شعر کی گہرائی میں پہنچ جائیں گے۔ کہہ رہے ہیں کہ وہ پیڑ جہاں ہم پناہ لیتے تھے آج بھی خاموش کسی امین کی طرح سے کھڑے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ انہی کے سائے میں پھر آج دو دھڑکتے دل، اسی پیڑ کے سائے میں آج دو دھڑکتے دل خاموش ہونٹوں سے کچھ کہنے سننے آئے ہیں۔ وہ کچھ بات چیت کرنے آئے ہیں، لیکن ایک دوسرے کو کیا بس دیکھتے رہنے، خاموش، کچھ بول کر کے نہیں، صرف آنکھوں میں کہہ دینا چاہتے ہیں۔ نہ جانے کتنی کشاکش سے، کتنی کاوش سے، کشاکش کس کو کہتے ہیں؟ بہت تکلیف کو کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کتنی کاوش، کوشش کو کہتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کتنی کشاکش اور کتنی کوشش سے یہ سوتے جاگتے لمحے چرا کے لائے ہیں۔ یعنی یہ جو دو دھڑکتے دل جمع ہو رہے ہیں کچھ کہنے اور سننے کے لیے، سب کی نظروں سے بچ کر کے ایسے وقت میں آئے کب؟ جوان رات کے سینے میں دودھیاں آنچل، جو جس وقت ان لوگوں کے دل میں خیالات جنم لیے، کیا ہے کہ وہاں پر پہلے خیالات ایک پیڑ کو جو ہے آپ کے سامنے اجاگر کیا، ان ساری چیزوں کو جوڑ کر کے، گویا کہ منظر کشی کتنی لاجواب ہے۔ اس کے بعد کہا کہ وہ کہنے کے لیے نہیں جمع ہوئے ہیں اور کچھ خاموش ہونٹوں سے بات کریں گے، نہیں بولیں گے لیکن بات ہوگی۔ اور پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ لمحے انہوں نے کس طرح سے بچائے ہیں، وہ وہی لوگ سمجھ رہے ہیں۔ یعنی دو پیار کرنے والے، ہمارا پیار حوادث کی تاب نہ لا سکا، مگر انہیں تو مرادوں کی رات مل جائے، ہمیں تو کشمکش مرگ بے اما ہی ملی، انہیں تو جھومتی گاتی حیات مل جائے۔ بہت دنوں سے ہے یہ مشغلہ سیاست کا کہ جب جوان ہو بچے تو قتل ہو جائیں، بہت دنوں سے ہے یہ خبط حکمرانوں کو کہ دور دور کے ملکوں میں قحط بو جائیں۔ ہمارا پیار حوادث کی تاب لا نہ سکا، تاب نہ لا سکنا، برداشت نہ کر پانا، یہ محاورہ ہے۔ ہمارا پیار، پیار لو، جو ایک دل میں جو ایک جذبہ ہے، ایموشن ہے، اس کو پیار کہتے ہیں، محبت کی شمع کو۔ حوادث کی تاب، حادثہ کی جمع ہے حوادث، اور کہتے کس کو ہیں؟ حادثہ، ایکسیڈنٹ کو، تکلیف کو، پریشانی کو۔ کہہ رہے ہیں کہ اس ایکسیڈنٹ کی تاب لانے کی ہمت نہیں ہے، اس میں برداشت نہیں کر سکتا ہے ہمارا پیار، جو زمانے کے حالات ہیں، مگر انہیں تو مرادوں کی رات مل جائے، انہیں مراد کی جو یعنی منت مانگتے ہیں، جو مانتے ہیں، جو چاہ ہوتی ہے وہ مل جائے، ہمیں تو کشمکش مرگ بے اما ہی ملی۔ کہہ رہے کہ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں کشمکش یعنی یہ کریں کہ نہیں کریں، شش و پنج میں ہونا، اس کو کہتے ہیں کشمکش، کھینچا تانی کو کشمکش کہتے ہیں۔
मर्ग बेअमा, यानी ऐसी मौत जिसमें अमन न हो, अमान न हो, सुकून न हो। हमें तो ऐसी मौत ही मिली। उन्हें तो झूमती गाती हयात मिल जाए, उन्हें एक अच्छी जिंदगी मिल जाए, प्यार भरा लम्हा मिल जाए, उसी में बसर हो जाए। बहुत दिनों से ये मशगला सियासत का कि जब जवान हो बच्चे तो कत्ल हो जाएं, ये सियासत का बहुत दिनों से मशगला है, ये काम है कि जब बच्चे जवान हो तो वो क्या हो जाएं, कत्ल कर दिए जाएं। उनको, यानी उनकी जो ख्वाहिश है, आरजुओं को ख़त्म कर दिया। बहुत दिनों से है ये खब्त हुक्मरानों को, ये पता नहीं क्या हो गया है, इनको किस कीड़े ने इस दिमाग में काट लिया है और ये पागलपना उस पर सवार हो गया है। बहुत दिनों से ये हालात हो गए हैं हुक्मरानों के, जो काम जो हुकूमत में है, जो गवर्न कर रहे हैं, कि दूर दूर के मुल्कों में कहत बो जाए। वो हर जगह, यानी अपने मुल्क की चीज़ों को दिखा करके दूसरे दूर दूर तक वो क्या करते हैं, नफरत और अकाल की स्थिति पैदा कर देते हैं। बहुत दिनों से जवानी के ख्वाब वीरा हैं, बहुत दिनों से मोहब्बत पनाह ढूंढती है, बहुत दिनों से सितम दीदा शाह राहों में निगारे ज़ीस्त की इस्मत पनाह ढूंढती है। क्या ज़बरदस्त बातें कह रहे हैं। बहुत दिनों से जवानी के ख्वाब वीरान हो चुके हैं, उजड़ चुके हैं। यानी जो जवान होता है तो उसकी अलग उमंगें होती हैं, वो सोचता है कि ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, वो वीरान हो गए। बहुत दिनों से मोहब्बत पनाह ढूंढती है, जो इमोशन है वो सोच रहा है किसी से मोहब्बत हो जाए, प्यार हो जाए, वो ढूंढ रही। बहुत दिनों से सितम दीदा शाह राहों में, यानी कह रहे हैं कि जो तकलीफ है, शाह राह कहते हैं, जहाँ पर लोग चलते हैं शाह, उसको शाह राह कहते हैं। बहुत दिनों से इन शाह राहों में क्या हो रहे हैं, निगारे ज़ीस्त की इस्मत पनाह ढूंढती है। निगारे ज़ीस्त, निगार कहते हैं देखने को, और कह रहे हैं ज़ीस्त, ज़ीस्त जिंदगी को, जिंदगी की जो खूबसूरती है की इस्मत, इज्जत, पाकदामनी, वो भी पनाह ढूंढ रही है। लेकिन अजीब हालात हो चुके हैं। चलो कि आज सभी पाईमाल रूहों से, आज सभी पाईमाल जितनी भी रूहें हैं, चलो उसके पास कहें कि अपने हर एक जख्म को जुबां कर लें। उससे क्या कहें कि जितनी भी तकलीफें हुई हैं, जितने भी जख्म और कचोके लगे हैं, उसको क्या करें, जुबान दे दें। वो आज बोलेंगे। जो हमारी जुबान है वो खामोश रहेंगी। हमारा राज हमारा नहीं, सभी का है। शायर ने कहा कि ये उस कैफियत को बयान करते हुए कि सबको जुबान दे दें, ये हमारा ही राज, हमारा सिर्फ नहीं बल्कि ये हर जवान दिल की धड़कनें हैं, उमंगें हैं, आरजुएं हैं। उसको जो उनको तकलीफें हुई उसको जुबान दे देते हैं और वो खुद बोलेंगी, हम सुनेंगे। चलो कि सारे ज़माने को राजदा कर लें। चलो सारे ज़माने को ही अब राजदा कर देते हैं, राज रखने वाले बना देते हैं। हम अपने ही पास रख करके घुट घुट कर, घुल घुल कर क्यों जिए, क्यों मरें। चलो कि आज के सियासी मकामरों से कहें, जो सियासी मकामर हैं, जो सियासत के बड़े बड़े लोग हैं, जो सियासत में जिनकी कहिए धाक है, उन लोगों से कहें, उनसे चल के क्या कहें कि हमको जंगो जदल के चलन से नफरत है। ये जो जंगो जदल है, ये जो लड़ाई फसाद है, झगड़े हैं, बाहम इफ्तराक, इंतशार और नफरतें हैं, बाहम लड़ाई का जो सिलसिला है, उसको क्या करें। जो चलन आपने फैला रखी हैं, जिसे आगे उसी को बढ़ाया, जिसे लहू के सिवा कोई रंग रास ना आए, जिसको सिर्फ और सिर्फ खून चाहिए, वही सिर्फ पसंद है। और ये हो किन की वजह से रहे हैं, उन्हीं सियासी मकामरों की वजह से हो रहे हैं जो सियासत करना चाहते हैं, और गंदी सियासत। तो उनसे हमें हयात के उस पैरहन से नफरत है। कह रहे हैं कि हमें जो इन लहू में डुबोए हुए रखते हैं, इनसे जो हमें क्या है, नफरत है। हयात के इस पैरहन से हमें, इस दलदल से हमें निकालिए। कहो कि अब कोई कातिल अगर इधर आया, उनसे कहो कि अगर कोई कातिल अगर इधर आया तो हर कदम पे जमीन तंग होती जाएगी। हर कदम पे उसकी जमीन हम क्या करेंगे, तंग कर देंगे। हर एक मौजे हवा रुख बदल के झपटेगी। कहिए कि जो आप अब तक कर रहे थे इसको बंद कीजिए, नहीं तो क्या होगा,
हर एक मौजे हवा रुख बदल के झपटेगी, फिर उन्हीं को जो है मुंह की खानी पड़ेगी। हर एक शाखे रंग संग होती जाएगी, हर एक जो शाख है, ब्रांच है, वो रगे संग हो जाएगी, वो पत्थर जो है बन जाएगी, यानी वो है कि उसके लिए ही अब तकलीफ का बाइस हो जाएंगी। उठो, अब ये हिम्मत दे रहे हैं, उठो आज हर एक जंगजू से ये कह दें। आज जितने भी जंग लड़ने वाले हैं, जो भी नफरत फैलाने वाले हैं, उससे कह दें कि हमको काम की खातिर गुलों की हाजत है, यानी हमको अब मोहब्बत की ज़रूरत है, उसी की में बसना है और रहना है। ये जो आप कर रहे हैं इसको बंद कीजिए। हमें किसी की ज़मीन छीनने का शौक़ नहीं, हमें किसी की ज़मीन लेने का, हड़पने का शौक़ नहीं है। हमें तो अपनी ज़मीन पर हलों की हाजत है, हमें तो अपनी ही ज़मीन को सरसब्ज करना है, उसी पर हल चलाना है, उसी ज़मीन को हमें मतलब खेती लायक बना देना है, उसी पर हम कर लें तो यही बहुत है। यानी इसका मतलब ये है कि आप जो कुछ कर रहे हैं कि हम यानी अपने जो एरियाज हैं वो बढ़ा रहे हैं और उसको बंजर रख रहे हैं। तो कहा कि ऐसा मत कीजिए, हमें तो जितनी है हमारे पास बस उसी में मोहब्बत के बीज बो दिए जाएं, यही बहुत है। कहो कि अब कोई ताजिर इधर का रुख न करे, कोई ताजिर इधर का रुख न करे। मतलब ताजिर किस वो कहा कि जो ये लोग हैं जो नफरतें बांटते और फैलाते हैं, तो उन लोगों से कहिए अपनी तिजारत को चमकाने के चक्कर में हमारी जो बलिदान दी जाती है उसकी कोशिश न करें। यानी इधर अब आंख उठाकर भी न देखें। अब इस जगह कोई कंवारी न बेची जाएगी। अब जो ये जो चल रहा है कि लड़कियों के खरीदो फरोख्त हो रही हैं कंवारे लोगों के, तो वो सब भी अब क्या होगा, बंद करना पड़ेगा। ये खेत जाग पड़े, उठ खड़ी हुई फसलें, अब सब लोग क्या हो चुके हैं, जाग गए हैं। तुम्हारे प्लानिंग को, तुम्हारी चीज़ों को, तुम्हारे नफरत फैलाने के तरीक़ों को समझ गए हैं। अब इस जगह कोई क्यारी न बेची जाएगी। अब जो है, जो क्यारी बन रही है वो वैसे ही रहेंगी, उसको कुछ भी तराश खराश नहीं किया जाएगा। ये सरजमी है गौतम की और नानक की, यानी हिंदुस्तान की सरजमीन की बात कर दी। और ये जो तलमीह इन्होंने पेश की है ज़बरदस्त, कहा कि ये वो सरजमीन है हिंदुस्तान जहाँ पर गौतम ने पैगाम हक सुनाया है और नानक ने जहाँ पर तालीम हक दी है, जहाँ पर अदल और इंसाफ और मसावात की, जहाँ पर अमन की बातें की गई हैं इन लोगों ने। और ये बड़े बड़े लोग हैं, वो लोग हैं जो एक राहबर और रहनुमा की हैसियत से इस सरजमीन से उठे थे। उन लोगों ने की तरफ इशारा करके उन लोगों को जवाब दिया गया है कि जो आप ये सिलसिला यहाँ पर कायम किए हुए हैं नफ़रतों के और उसको फैलाने के लिए मुमकिन कोशिशें कर रहे हैं, उसके लिए ये सरजमीन है गौतम की और नानक की। इस अर्ज़ पाक पे वहशी न चल सकेंगे कभी। कह रहे हैं कि ये वो पाक सरजमीन है, अर्ज़ ज़मीन को कहते हैं। यहाँ पर आप जो वहशियाना राज करना चाह रहे हैं ये नहीं चलेंगे। हमारा खून अमानत है नस्ल नौ के लिए, नस्ल नौ नई नस्ल के लिए। हमारा जो खून है वो एक अमानत है। हमारे खून पे लश्कर न मिल सकेंगे कभी। हमारे खून पे जो हक है सिर्फ नई नस्लों का है। कहो कि आज भी हम सब अगर खामोश रहे, आज भी अगर हम सब खामोश रहे, नौजवानों सुन लो, तो इस दमकते हुए खाकदां की खैर नहीं। ये जो दमकता हुआ चमकता हुआ खाकदां आपको दिख रहा है, ये जो यहाँ पर जहाँ आप बस रहे हैं, ये जो रोशन है, ये जो आपको देख रहा है, तो फिर इसकी खैर नहीं है। ये बर्बाद हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। जुनू की ढाली हुई एटमी बलाओं से, जो एटमी बलाएं इन लोगों ने ढाल रखी, उसकी बलाओं से ज़मीन की खैर नहीं, आसमां की खैर नहीं। यानी जो एटम ये लोग बना कर रखे हैं, फिर ये ज़मीन तबाह हो जाएगी, उससे बर्बाद हो जाएगी। अब है कि गुज़श्ता जंग में घर ही जले, मगर इस बार गुज़श्ता जंग में सिर्फ घर ही जले हैं, उसी को जो है तहस नहस और बर्बाद किया गया है। मगर इस बार क्या होगा, अजब नहीं कि ये तन्हाइयाँ भी जल जाएं, जो आप तन्हा हैं ये भी न ख़त्म हो जाएं। गुज़श्ता जंग में पैकर जले, मगर इस बार गुज़श्ता जंग में यानी उसकी याद दहानी कर दी गई है कि इससे पहले इस सियासी मुकामरों के ज़रिए से जो नफ़रतें हुई हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें बर्बाद हुई हैं। तो
इस बार क्या हो जाएगा। यानी एक तन्हाई गोया इस्तिआरा है, यानी बलीग इस्तिआरा है कि बहुत सारी चीज़ें आपके साथ लुट सकती हैं, बर्बाद हो सकती हैं। और पहले तो पैकर ही जले थे जंग में, लेकिन इस बार अजब नहीं कि ये परछाइयाँ भी जल जाएं। यानी वो चीज़ जो आप देखते हैं, जैसे कि परछाई क्या है, साया जिसको बोलते हैं, आदमी खड़ा है उसके बगल में साया है, गोया कि वो भी न ख़त्म हो जाए। तसव्वुरात की परछाइयाँ उभरती हैं। तसव्वुरात ख्यालात और ध्यान को कहते हैं। यहाँ पर देखिए बड़े ज़बरदस्त अंदाज में इन्होंने शायर ने झिंझोड़ा भी है और बहुत सारी चीज़ों की रहनुमाई भी की है। शायर ने इस इब्तिदाई शऊर से लेकर उम्र की बढ़ती हुई मंजिलों की निजी और खारजी मसाइल और हालात की शायराना अक्कासी कर दी है। उम्मीद कि आपको ये अशार बहुत अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। अगर कुछ ऐसी बात हो तो आप ज़रूर कमेंट करें ताकि हम आपको अगले बार उसको भी बता सकें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।